इस तरह प्रिया सौम्या को बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन वो अपने मम्मी पापा के सामने अच्छा होने का नाटक करती थी। एक दिन शाम को शेखर सौम्या और प्रिया के लिए कपड़े लेकर आया। दोनों बच्चियां इधर आओ, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूं। उसने जैसे ही बुलाया वो दोनों वहां आ गई और कपड़े देखकर बड़ी खुश हुई। छोटी बच्ची ये तुम्हारे लिए है, बड़ी बच्ची ये तुम्हारे लिए। उसने उन्हें दिए। सौम्या खुश थी क्योंकि उसके पापा उसके लिए कपड़े लेकर आए थे। पापा ये ड्रेस बहुत अच्छी है पापा। वो खुश थी, लेकिन प्रिया ने अपनी ड्रेस देखी तक नहीं और सौम्या की खुशी को देखकर जल भुन गई। पापा आप मेरे लिए क्यों नहीं लाए अच्छी ड्रेस? अरे तुम्हारे लिए जो ड्रेस लाया हूँ वो भी बढ़िया ड्रेस है, एक बार देखो तो, शेखर ने कहा। लेकिन प्रिया ने तब भी अपना चेहरा फुलाकर ही रखा और गुस्से में वहां से चली गई। मुझे उसकी खुशी देखकर अच्छा नहीं लगा, मैं उसे वो ड्रेस नहीं पहनने दूंगी, उसने सोचा। फिर अगले दिन सुबह वे स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने मम्मी पापा को बाय किया और सड़क पर जाने लगी। तब प्रिया, अरे सौम्या रुको, ये मेरा स्कूल बैग है, आज से तुम इसे लेकर चलोगी। उसने उसे अपना बैग दे दिया। सौम्या ने कुछ नहीं कहा और कुछ दूरी तक बैग लेकर गई। दीदी क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, मैं इस बैग को ठीक से नहीं उठा पा रही हूँ, उसने कहा। लेकिन प्रिया बिना किसी सहानुभूति के, तुम्हें मेरा बैग रोज उठाना होगा, जो कहूँ करना होगा, मेरे गुलाम हो तुम, हमारे घर की नौकरानी की तरह। इस तरह कुछ न कुछ बात करके वो उसे स्कूल तक ले गई। प्रिया की बातों से सौम्या बहुत दुखी थी। उस दिन शाम में प्रिया हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। सौम्या सामने वाले कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। इस बीच शेखर ऑफिस से आया। उसने दोनों बच्चियों को देखा और कहा, प्रिया तुम हमेशा टीवी क्यों देखती रहती हो, क्या तुम पढ़ाई नहीं करती? देखो सौम्या कैसे पढ़ रही है, जबकि वो तुमसे छोटी है, जाकर किताबें खोलो और पढ़ाई करो अपनी। उसने जरा जोर की आवाज में डांटते हुए कहा। प्रिया वहां से अपने कमरे में चली गई। वो ये सब जानबूझकर करती है मेरे साथ, उसने सोचा। कुछ दिन बीत चुके हैं, दोनों ने अपनी परीक्षाएं दे दी हैं। अच्छी तरह से पढ़ाई की तो सौम्या को प्रथम स्थान मिला, इसीलिए उसे स्कूल में उपहार के रूप में एक ट्रॉफी कप मिला। उसने उसे ले लिया। मैं ये कप मम्मी और पापा को दिखाऊंगी तो वो बड़े खुश होंगे, उसने सोचा कि तभी प्रिया वहां आ गई। ए सौम्या वो कप मुझे दे दो, अगर उन्हें पता चला कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो वो मुझ पर चिल्लाएंगे। तब सौम्या, दीदी मुझे कप बहुत मेहनत से मिला है और मेरा पहला कप है ना, आप चाहोगे तो मैं अगला कप आपको दे दूंगी, उसने कहा। तो प्रिया, चुप रहो और जो मैं कहती हूँ वो करो। उसने जबरदस्ती उससे वो कप ले लिया। अगर तुम घर पर ये बात बताओगी तो तुम्हारे पैर काट दूंगी। वो दोनों घर गए। प्रिया ने कप लिया और अपने माता पिता को दिखाया। जानकी और शेखर उसे देखकर, ओह कप तो बहुत अच्छा है, सौम्या तुमको भी अच्छे अंक लाने चाहिए और कप जीतना चाहिए, उसने कहा। तो सौम्या ये नहीं बता सकी कि उसी का कप है और उदास हो गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब माता पिता घर पर नहीं थे, प्रिया ने सौम्या को डांटा पीटा। सौम्या ने चुपचाप सब कुछ सहन किया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शेखर सड़क पर कहीं जा रहा था। उसके सामने स्कूल हेडमास्टर आ गए। हेलो सर, आप कैसे हैं? हाय शेखर, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बहुत दिन हो गए हमें आपस में मिले हुए। हाँ सर, मैं इन दिनों स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ, जरा बिजी हूँ। हाँ, और स्कूल से मुझे याद आया, अपनी बड़ी बेटी से कहिए कि घर पर अच्छी तरह से पढ़ाई किया करे, वो कमजोर है पढ़ाई में। वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही है ना सर? हाल ही में उसे कप भी मिला है जिसे वो घर लेकर आई थी। नहीं, वो कप सौम्या ने जीता था, प्रिया ने नहीं। सौम्या बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है। मुझे लगता है कि प्रिया ने आपसे झूठ बोला है। यदि आप चाहें तो कप पर उसका नाम देखें एक बार। ठीक है सर, मैं उसे पढ़ाई करने के लिए कहूंगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। वो घर गया और तुरंत जाकर उसने कप पर नाम देखा। वहां लिखा था सौम्या। शेखर को गुस्सा आ गया और उसने जोर से प्रिया को बुलाया।
उसकी तेज आवाज सुनकर सब लोग आ गए। क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों चिल्लाए थे? जब मैं गली से आ रहा था तो मैंने हेडमास्टर सर को देखा। उन्होंने कहा कि प्रिया अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करती और ये सौम्या का कप है। प्रिया ने सौम्या से लिया था और हमसे झूठ बोला था। ये सुनकर जानकी को गुस्सा आ गया। प्रिया, क्या तुम्हें समझ है? पढ़ाई करने की बजाय तुम ये सब करती हो। यदि तुमने इसे फिर से किया तो ये अच्छा नहीं होगा। बता देती हूँ। जिस तरह माँ और पिता दोनों ने उसे चेतावनी दी, वो रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। ये सौम्या सबका कारण है। मैं तभी शांति से रहूंगी जब वो इस घर से निकल जाएगी। जब कोई नहीं देख रहा होगा, मैं उसे स्कूल के पास नहर में धकेल दूंगी। तब वो दम घुटने से मर जाएगी। मैं बता दूंगी कि वो फिसल कर उसमें गिर गई थी, उसने सोचा। फिर अगले दिन दोनों स्कूल से लौट रही थी। प्रिया चुपचाप चल रही थी, सौम्या सामने चल रही थी। जब वे नहर के पास पहुंचे तो प्रिया ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था और वो सौम्या को नहर में धकेलने के लिए उसकी तरफ दौड़ी। लेकिन दौड़ते समय उसे एक चट्टान नहीं दिखी। वो उससे टकरा गई और नहर में गिर गई। जोर से चिल्लाते हुए प्रिया पानी में डूब रही थी और चिल्ला रही थी। सौम्या ने पीछे देखा। सौम्या, मुझे बचा लो, मुझे बचाओ। ये देखकर सौम्या बहुत परेशान हो गई। उसे तुरंत एक उपाय सूझा। उसने अपनी सभी किताबें स्कूल बैग से बाहर निकाल दी। उसने स्कूल बैग के एक सिरे को पकड़ लिया और बैग के लटकते हैंडल को उसने प्रिया की तरफ पानी में डाला। सौम्या ने एक चट्टान को पकड़ लिया और प्रिया को बाहर खींच लिया। प्रिया सुरक्षित आकर अफसोस करने लगी। सौम्या, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूल सकती। तुमने मेरी जान बचाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी क्यों दीदी? बहनों के बीच झगड़े आम बात है। प्लीज इतना सीरियस ना हो। चलिए हम घर जाएंगे, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। प्रिया ने अब तक उसके साथ जो कुछ किया था उसके लिए बहुत बुरा महसूस किया। उसे शर्म महसूस हुई। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वो सौम्या के साथ प्यार से रहने लगी। वे एक ही थाली में खाना खाती, एक साथ पढ़ाई करती और खुशी से रहने लगी। जानकी लगातार अपनी बहू शांति को बहुत सताती रहती है, लेकिन शांति उसकी हरकतों को अनदेखा कर देती और अपने काम में लगी रहती। बंदरिया की मदद से शांति बहुत राहत महसूस करती थी। 2 साल का समय बीत गया। एक दिन शांति और बंदरिया बच्ची के साथ खेल रही होती है। इसी बीच रमेश घर में प्रवेश करता है। शांति उत्सुकता से पूछती है, अरे आप अचानक आ गए, जरा भी पता नहीं पड़ने दिया। अपनी बेटी को देखने का दिल किया, अगली ही फ्लाइट पकड़कर आ गया। और उसने अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लिया और खेलने लगा। उसने परिवार के साथ 1 महीना बिताया और फिर वापस दिल्ली चला गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन जानकी और शांति खाना खा रहे थे। अचानक शांति को उल्टी हो गई। जानकी ने कोई परवाह नहीं की, लेकिन बंदरिया तुरंत शांति के पास जाती है। क्या हुआ बहन? क्या हो गया? कुछ नहीं लक्ष्मी, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, उसने शर्मा कर कहा। क्या? इतनी अच्छी खबर है। एक और बच्चा मेरे साथ खेलने के लिए आने वाला है। सर को ये खुशखबरी तुरंत बताना चाहिए। पहले मैं सासू माँ को बताऊंगी, बाद में रमेश को फोन करूंगी। वो सास के पास जाती है। सासू माँ, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, उसने बेहद खुश होकर बताया। लेकिन जानकी के चेहरे के भाव नहीं बदले और उसने चिढ़कर कहा, ठीक है ठीक है। शांति और बंदरिया अपने कमरे में चले गए। जानकी खुद से, एलो, ये तो फिर से गर्भवती हो गई है। कम से कम इस बार अगर वो एक लड़की को जन्म देती है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या कर डालूंगी पता नहीं। शांति कमरे में जाकर रमेश को कॉल लगाती है। हाँ शांति, मैं भी तुमको फोन करने जा रहा था, पहले तुमने डायल कर लिया। अगले महीने से मेरी तनख्वाह में 10,000 रुपयों का इजाफा हो गया है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। मैंने भी तुम्हें एक अच्छी खबर बताने के लिए कॉल किया है। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? तुम फिर से पापा बनने वाले हो, उसने खुशी के साथ कहा। रमेश ने सुना तो खुशी से फूला नहीं समाया। ओह माय गॉड,
मुझे आज 2 अच्छी खबरें सुनने को मिली। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। अगर संभव हो तो एक बार यहाँ आ जाओ प्लीज। निश्चित रूप से आऊंगा, जब भी गुंजाइश बनेगी। अच्छा शांति, तुम सावधानी से रहना, बच्चे की देखभाल करना, और जरा माँ को एक बार मोबाइल देना। शांति ने जानकी को मोबाइल दिया। हाँ रमेश, कैसे हो तुम? माँ मैं ठीक हूँ। शांति ने बताया कि वो फिर से गर्भवती है। आपको पता चला कि नहीं? हाँ, उसने मुझे बताया अभी अभी। शांति को इस समय आराम की जरूरत है। कृपया उसका ध्यान रखें और चेकअप के लिए एक बार अस्पताल भी ले जाएं। डॉक्टर जो भी बताए मुझे खबर कर दीजिएगा। ठीक है, चले जाएंगे। कम से कम इस बार तो वो एक लड़की को जन्म देगी। लड़की हो या लड़का, क्या फर्क पड़ता है माँ? दोनों को ही पालने की हैसियत रखता हूँ मैं। अब इन अनावश्यक चीजों के बारे में ना सोचें और अपना दिमाग खराब ना करें। शांत रहें। उसने कॉल काट दिया। कुछ महीने बीत गए। अब शांति गर्भावस्था के 6ठे महीने में है। एक दिन जानकी कुछ सोच रही होती है। अब शांति का 6वां महीना लग गया है। मुझे इसे अस्पताल ले जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि लड़की है या लड़का। वो शांति के पास जाती है। शांति, तुम्हारा 6ठा महीना लग गया है, हम एक बार चेकअप के लिए जाएंगे। उसने कहा। बंदरिया को बच्चा थमाया और डॉक्टर के पास लेकर चली गई। बच्चा स्वस्थ है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर जानकी, ए शांति, थोड़ी देर बाहर जाओ, मुझे डॉक्टर से बात करनी है कुछ। उसने शांति को बाहर भेजा। डॉक्टर के सामने कुछ पैसे रखे। डॉक्टर, मुझे कुछ मदद चाहिए। हाँ बताइए, क्या बात है? मेरी बहू शांति गर्भवती है। कोख में लड़का है या लड़की? उसने डॉक्टर के सामने पैसे रखे थे। लड़की पैदा होगी। ये सुनकर जानकी को झटका लगा। लेकिन किसी को बताइएगा नहीं कि मैंने आपको ये बता दिया। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें एक और मदद करनी होगी। उसे पहले भी एक लड़की ही है, इसलिए अब उसकी कोख में पल रही बच्ची को मार दो। तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगी मैं। ओह माय गॉड, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी प्लीज, अब आप यहाँ से चली जाइए। दोनों चुपचाप घर चली जाती है। जानकी ने फिर से शांति को सताना शुरू कर दिया, क्योंकि कोख में एक लड़की है। मुझे कुछ भी करके इस लड़की को बाहर आने से पहले खत्म करना है, तभी चैन मिलेगा मुझे। जब वो खुद से बात कर रही थी, बंदरिया ने ये शब्द सुन लिए और बहुत घबरा गई। इस जानकी ने नाइंसाफी की हद पार कर दी है। मुझे शांति का ध्यान रखना होगा। आज से जानकी पर नजर रखनी पड़ेगी। ये तो एकदम पागल है। पता नहीं क्या कर डालेगी मेरी शांति के साथ। एक दिन जानकी शांति के लिए दूध तैयार करती है और कोख में पल रहे बच्चे को मारने के लिए उस दूध में कुछ गोलियां मिला देती है। बंदरिया ने उसे ये करते देख लिया। हे भगवान, इस बेवकूफ जानकी ने कुछ गड़बड़ मिलाया है। शांति को वो दूध नहीं पीना चाहिए। जानकी शांति के पास जाती है और बिस्तर के पास दूध का ग्लास रखकर कहती है, शांति, इस दूध को पीना नहीं भूलना। मैंने इसमें केसर मिलाया है तुम्हारे लिए। ठीक है सासू माँ। जानकी वहां से चली गई। इस बीच जब शांति ने दूध पीने के लिए उस ग्लास को लेना चाहा, तो बंदरिया जानबूझकर उस ग्लास से जा टकराई ताकि वो गिर जाए। ओहो, सारा दूध नीचे गिर गया। मुझे माफ कर दो बहन। कोई बात नहीं लक्ष्मी, कोई बात नहीं। शांति खाली ग्लास लेकर बाहर निकली। जानकी ने उसे देखा। शांति, दूध पी लिया तुमने? हाँ सासू माँ, मैंने पी लिया। दूध पीने के बाद भी इसे कुछ हुआ नहीं? पेट में दर्द भी नहीं हुआ? मुझे लगता है कि टैबलेट ने सही से काम नहीं किया। इस बार कुछ बेहतर तरीका सोचूंगी, कुछ ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। 2 दिन बाद जानकी शांति के कमरे के सामने फर्श पर तेल फैला देती है। अगर इसने यहाँ कदम रखा और फिसल गई तो उस लड़की से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही बंदरिया ने देखा, उसने उस जगह को फौरन साफ कर दिया। थोड़ी देर बाद शांति बाहर आई। जानकी ने देखा, वो फिसलकर गिरी क्यों नहीं, और जाकर देखा वहां तो कोई तेल बिखरा ही नहीं है।
उसे समझ नहीं आया कि तेल कैसे गायब हो गया और चली गई। इस तरह बंदरिया शांति को हर खतरे से बचा रही थी।